हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मॉडल सेट 1 से 12 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दा का क्या कार्य है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए। रतौंधी आँख की एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। अगला प्रश्न है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ की। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर, जांघ की। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है 72 बार। हृदय हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वाग्राही कौन है? सर्वदाता ओ ग्रुप, सर्वाग्राही AB ग्रुप। रक्त समूह में सर्वदाता ओ ग्रुप, सर्वाग्राही AB ग्रुप। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क, किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? वृक्क, किडनी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी का है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन से कौन संबंधित है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। अगला प्रश्न है, खून थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। सही आंसर है आँखों से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँखों से। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। सही आंसर है मलेरिया रोग का।
प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है? मूली, गाजर, शकरकंद किसका उदाहरण है? जड़ों का। अगला प्रश्न है तने के रूपांतरण का उदाहरण है? आलू, अदरक, प्याज। आलू, अदरक, प्याज क्या है? तना। अगला प्रश्न है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? पालक के पत्तों में। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। सही आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है इंसुलिन शरीर में बनती है? अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है? अग्न्याशय द्वारा। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा? मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है जठर रस में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन में कौन सा सहजीवी होता है? लाइकेन में कवक शैवाल। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड में किस गैस का स्राव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 ईस्वी को। अगला प्रश्न है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं? काला हीरा कार्बोनेडो, काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा किसको कहते हैं? कार्बोनेडो। काला सीसा किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? स्टेपिस। कान में। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ होता है? कान में। स्टेपिस। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में?
अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर न कि स्त्री के। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639, लगभग 639। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, दांत की हड्डी। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल, दांत की हड्डी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होता है? 8। अगला प्रश्न है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुलफिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है? बुलफिया। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन होता है XY। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस रोग है किसका? कृत्रिम हृदय का। अगला प्रश्न है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम कितना पाता है? 22+Y। अगला प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। अगला प्रश्न है, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है? एंजाइम। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C। विटामिन C कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों या फलों में। अगला प्रश्न है, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलिज मच्छर। मलेरिया का परजीवी कौन सा मच्छर है? मादा एनाफेलिज मच्छर। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है
विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितना कक्ष या चेम्बर होता है? 3। मेढक के हृदय में चेम्बर कितना होता है? 3। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता किसे मानते हैं? ग्रेगरी मेंडल। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगरी मेंडल। अगला प्रश्न है, किसान का परम सहायक है केचुआ। किसान का परम सहायक या मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन। कब लगाया था? 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्रक है इसका पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? सबसे बड़ा फल आर्किडस और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फल का नाम क्या है? आर्किडस। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, स्तंभ कंद, धन कंद, शल्कंद, प्रकंद का उदाहरण क्या है? स्तंभ कंद आलू, धन कंद बंडा और केसर, शल्कंद प्याज, प्रकंद अदरक और हल्दी। स्तंभ कंद का उदाहरण क्या है? आलू। धन कंद का उदाहरण क्या है? बंडा और केसर। शल्कंद का उदाहरण क्या है? प्याज। प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक और हल्दी। अगला प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग का नाम क्या है? फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ति। अगला प्रश्न है, आम, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। आम, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति यानी बीच वाला फल। अगला प्रश्न है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। अदरक और आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना प्रतिशत? लगभग 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7%। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है, ऊँट की गर्भावधि काल कितना है? 320 से 350 दिन। ऊँट की गर्भावधि काल कितना है? 320 से 350 दिन। अगला प्रश्न है, गाय तथा भैंस गर्भावधि काल कितना है? गाय का 280 दिन और भैंस का गर्भ अवधि काल 300 दिन। अगला प्रश्न है, पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक क्या है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? लैक्टोज। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण किस में होता है? वृक्क में। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कृमि टेप वर्म है। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन है? टेप वर्म। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने
वाली मशीन कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट का। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट का। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। अगला प्रश्न है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर किस पर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनता है? टीन तथा सीसा के मिश्र धातु से। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, हीरा का चमकना तथा मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है? गीगर मूलर काउंटर से। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। मूल रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दूर की दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि यानी दूर का दृष्टि दूर
किसके प्रयोग से किया जाता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किस गैस का होता है? अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होता है हवा में। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? यूरेनियम। दाढ़ी बनाने आँख नाक कान की जांच में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग है? 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का है 1/6 भाग। अगला प्रश्न है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम क्या है? पारा। अगला प्रश्न है सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण। आपका पहला प्रश्न है विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर से। अगला प्रश्न है अदिश राशियाँ है कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। क्या है? अदिश राशि। अगला प्रश्न है सदिश राशियाँ है त्वरण बल विस्थापन संवेग। क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि कौन सा है? त्वरण बल विस्थापन संवेग। क्या है? सदिश राशि। अदिश राशि क्या है? कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। क्या है? अदिश राशि। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक किसमें तरंग दैर्घ्य होता है? लाल रंग में। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसमें होता है? बैंगनी रंग में। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसमें होता है? लाल रंग में। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसमें होता है? बैंगनी रंग में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई के रूप में किसका उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। अगला प्रश्न है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों के परत किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडोन।
वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडोन। अक्रिय गैस कौन है? रेडोन। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। गुब्बारों में किसका उपयोग होता है? हीलियम गैस का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का परत। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा निकल क्रोमियम के मिश्र धातु क्या है? स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, सोल्डर टांग का मिश्रण है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। अगला प्रश्न है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है कितना कैरेट? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? नायलॉन। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कितना कार्बन पाया जाता है? 96%। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना है? 96%। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम का संकेत क्या है? Li। सबसे हल्की धातु का नाम क्या है? लिथियम। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा और टीन। अगला प्रश्न है, एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड के। एक पिको सेकंड कितना के बराबर होता है? 10⁻12 सेकंड का। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है कौन सा धातु? निकेल धातु। अगला प्रश्न है, विटामिन का खोज किसने किया था? सही आंसर है फंक। विटामिन का खोज किसने किया? फंक। कब किए थे? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है रुक जाता है थायरॉक्सिन की कमी से।
बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, किसके कमी के कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रय तरंग। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सा तरंग? पराश्रय तरंग। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा कितना प्रतिशत है? 78%। अगला प्रश्न है, अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर होता है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। अगला प्रश्न है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा का प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का। अगला प्रश्न है, पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारा का कौन सा अयस्क है? सिनेबार। पारा का अयस्क सिनेबार। तांबा का अयस्क क्यूप्राइट। तांबा का अयस्क क्यूप्राइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। पारा का अयस्क सिनेबार। तांबा का अयस्क क्यूप्राइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क क्या है? नाइटर। कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रीनोकाइट। कैल्शियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क क्या है? नाइटर। कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रीनोकाइट। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन। अगला प्रश्न है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपूर्णांक कितना होता है? हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? 2.42। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है, बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। किसका उदाहरण है? अर्धचालक। अगला प्रश्न है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? लाल और बैंगनी। कांच में सबसे अधिक रंग किसका होता है? लाल।
कांच में सबसे कम किसका होता है? बैगनी। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? लाल। कांच में किस रंग का वेग सबसे कम होता है? बैगनी। अगला प्रश्न है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच। अगला प्रश्न है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है कितना मीटर प्रति सेकंड का? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य ध्यान से धैर्य से क्या सुनते हैं? ध्वनि। ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ तरंग प्र यानी प्रकाश। प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड होता है? 2 सेकंड। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अगला प्रश्न है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किस शाखा के द्वारा होता है? फ्रेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ का कमी होता है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? निर्वात में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। अगला प्रश्न है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम से। अगला प्रश्न है, आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला प्रश्न है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0।
अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अगला प्रश्न है, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान कब होता है? -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु का नाम क्या है? लिथियम। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। अगला प्रश्न है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटासियम के कारण। प्याज और लहसुन गंध किस तत्व के कारण देता है? पोटेशियम। प्याज और लहसुन में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम क्या है? ओस्मियम। अगला प्रश्न है, D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? 20। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भू परपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कीटों में होते हैं 6 पाद और 4 पंख। कीटों में क्या होता है? 6 पाद और 4 पंख। अगला प्रश्न है,
खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गोइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। गोइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक। अगला प्रश्न है, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन के कारण। दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया के कारण होता है? किण्वन के कारण। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग और बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग और बेस्ट। अगला प्रश्न है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रिज। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रिज। अगला प्रश्न है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए, संक्षारण होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जस्तीकरण का। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील क्या होता है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफिक प्लेट में किसका कोटिंग किया जाता है? कोटिंग सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। अगला प्रश्न है, हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी।
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। अगला प्रश्न है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।